आइए आज हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में, और जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वह अवलोकन विधि के नाम से हम इसे जानते हैं। और एक डेफिनेशन सैमुअल स्मिथ के अकॉर्डिंग बताई गई है, जिसमें उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन इज़ ए विजुअल मेथड ऑफ एग्जामाइनिंग, describing and interpreting the reactions of individuals and groups in laboratory, classroom or out of school situation। अर्थात मीनिंग यह है कि हम किसी भी एक समूह का या किसी व्यक्ति का विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वह प्रयोगशाला हो सकती है या कक्षा कक्ष हो या आउट ऑफ स्कूल सिचुएशंस में, हम अलग अलग प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अथवा समूह का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं और विभिन्न गतिविधियों को नोट डाउन करते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में यूज़ की जाने वाली विधि को हम अवलोकन विधि के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से हम कौन कौन सी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो ज़्यादातर जैसा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं कि यह मेंटल प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करता है, और साथ ही साथ में दूसरों के जो मानसिक व्यवहार है या उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नोट डाउन करनी है, और उस आधार पर हमें इंटरप्रेट करना है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो अधिकतर इसमें व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है, और उन व्यवहारों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जिनके आधार पर हम अवलोकन के अलग अलग माध्यमों को समझ सकते हैं कि हम कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति अथवा समूह का अध्ययन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप जो दो प्रकार देख पा रहे हैं, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मीनिंग यह है कि जब आप सिचुएशन में सामने, जब लाइव कंडीशन में वहाँ पर उपस्थित होते हैं और प्रत्यक्षतः उन गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो उन प्रकार के अवलोकन को हम प्रत्यक्ष अवलोकन के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आप लाइव क्लास के बारे में, या ऐसा कह दीजिए कि जो भी अलग अलग वेबिनार्स, सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप जो लाइव डिस्कशन करते हैं और उसी समय उस परिस्थिति को प्रत्यक्षतः देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें अप्रत्यक्ष अवलोकन की, जिसमें आप अलग अलग गतिविधियों को एट ए टाइम नहीं देखते हैं, बल्कि अलग अलग व्यवहारों को बाद में अध्ययन करते हैं, या प्रत्यक्षतः आपका उनसे संबंध नहीं होता है, केवल आप उन गतिविधियों को समय के बाद, एक प्रकार से घटित होने के बाद में अध्ययन करते हैं, तो ऐसे अवलोकन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना है, उस समय प्रत्यक्षतः आप वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष अवलोकन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि जिसका अवलोकन किया जाना है वह एक समूह है अथवा एक इंडिविजुअल व्यक्तिशः कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हम अवलोकन करने वाले हैं, उस आधार पर इसे व्यक्तिगत और सामूहिक दो आधारों में बांटा गया है। जब आप किसी एक विद्यार्थी का अवलोकन करते हैं, तो उसे हम व्यक्तिगत प्रत्यक्षण कहेंगे, या ऐसा कह दें कि अवलोकन कहेंगे। और उसी के साथ में यदि आप किसी समूह का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सामूहिक अवलोकन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में दो जो प्रकार है वह इस आधार पर डिफाइन किए गए हैं कि आप उस ग्रुप में जिसका अध्ययन किया जाना है, आपने उसमें स्वयं भाग लिया है अथवा उस समय आप उपस्थित नहीं रहे हैं। तो इसे हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट है
और नॉन पार्टिसिपेंट है। अर्थात यदि अवलोकनकर्ता स्वयं उस समूह का हिस्सा होता है और उसके माध्यम से वह अवलोकन करता है, जैसे मान लीजिए कि एक किसी भी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम नियुक्त करते हैं या वह अन्य विद्यार्थियों का अवलोकन करता है, तो वह स्वयं भी उस क्लास का हिस्सा है जहाँ पर वह गतिविधि चल रही है, तो वह वहाँ पर प्रतिभागी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे अवलोकन हो सकते हैं कि आप क्लास का हिस्सा नहीं होते और कैमरा में जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके आधार पर आप किसी का अवलोकन करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह हो, तो उसे हम असहभागिता वाला अवलोकन कहते हैं, अर्थात नॉन पार्टिसिपेंट प्रकार का अवलोकन कहलाता है। तो ये कुछ प्रकार हैं जिनके अलग अलग बेसिस हैं और अवलोकन के कई क्लासिफिकेशन जो हैं अन्य आधारों पर भी किए गए हैं, जो हम विस्तार में बाद में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि किस प्रकार से हमें इस अवलोकन विधि को मैनेज करना है या किस प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो कैसे आपको अवलोकन करना चाहिए, इसकी पूरी प्लानिंग और इसका एग्जीक्यूशन कुछ स्टेप्स में बटा हुआ है, तो उन चरणों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको किसी भी अवलोकन को करने से पूर्व एक प्लान बनाना चाहिए। और जैसा कि हर गतिविधि में हम करते हैं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं कि हम किस प्रकार से काम को करेंगे। तो मेक ए प्लान एंड राइट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कौन से ऐसे आयाम हैं जिनका आप अवलोकन के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस पूरी योजना का निर्माण करते हैं, कार्य योजना को बनाते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन कौन से आयामों का अध्ययन अवलोकन के माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरी जो बात आती है, ऑब्जर्व द बिहेवियर विथ ए पर्पस एक्यूरेटली, कि जो भी उद्देश्य हम तय कर देते हैं तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि हम अवलोकन उद्देश्यानुरूप कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। जैसा हमारा उद्देश्य है उसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए हम अवलोकन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए अलग अलग व्यवहार का हम उद्देश्यानुरूप अवलोकन करें, ये बहुत आवश्यक होता है। फिर थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन वेरी केयरफुली इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, कि जो कुछ भी अंकन हम करते हैं, रिकॉर्डिंग हम जो करते हैं, चाहे वह आप अलग अलग अंकों के माध्यम से कर सकते हैं, आप यस या नो की कोई इन्वेंट्री है उसे भरवा सकते हैं या भर सकते हैं। तो ये जितने भी रिकॉर्डिंग के टूल्स हैं या रिकॉर्डिंग पर्पस से जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसे बहुत सावधानी से करना है। और जिस जिस तरह से हम अवलोकन करते जा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली हमें उस गतिविधि के साथ ही हमें अवलोकन के उन मानदंडों को पूरा करना चाहिए या जो भी टूल्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये समझना है कि हम एक्यूरेसी को ध्यान में रखें और संजीदा तरीके से उस अवलोकन को संपन्न करें, जो कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी क्रम में आफ्टर रिकॉर्डिंग एनालाइज द ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स साइंटिफिकली, कि जो कुछ भी आपने रिकॉर्डिंग्स के थ्रू प्राप्त किया है या जो भी आपकी रीडिंग्स आई हैं, तो उन रिकॉर्डिंग को अब आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि आप किस प्रकार से उसका अर्थापन करेंगे या उसमें छुपे हुए नेतार्थ को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आप विश्लेषणात्मक तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं और जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें वैज्ञानिक विधि से, अर्थात साइंटिफिकली, जैसा भी हमारा शोध का एक तरीका होना चाहिए, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्डिंग के बाद उस पूरे डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। इसी क्रम में यदि हम बात करें अगले स्टेप की, तो इंटरप्रेट एंड जनरलाइज द ऑब्जर्वेशन। अवलोकन से जो कोई भी डेटा एनालिसिस हमें प्राप्त हुआ, विश्लेषण के माध्यम से हमने अंकन किया, अंकों की सारणियाँ बनाई, और अब हम ये देखें कि उस सारे अवलोकन को हम किस प्रकार से अर्थापित करें, उन अंकों में क्या भाव छुपे हैं, किस प्रकार से उन्हें हमें इंटरप्रेट करना है, उसे सावधानी पूर्वक करें और बायस्ड नहीं हो। अर्थात
नीर क्षीर विवेक का उपयोग करते हुए हम अपनी धारणा, हमारी पूर्व अवधारणा, इन्हें हम रिजल्ट्स में न मिलाएं, बल्कि नियमानुसार जो भी हमारा अवलोकन का उद्देश्य हमने तय किया उसके अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा इसमें की जाती है। इसी क्रम में हमने जैसा कि हर विधि में लाभ और सीमाएं पढ़ी हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि अवलोकन विधि को यूज़ करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज़ एनालाइज स्पेसिफिक सिस्टमेटिक प्लान्ड एंड रिलायबल। ये जो विधि है ये हमेशा स्पेसिफिक होती है, यानी पर्टिकुलर किसी भी समूह का या व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी की बात की जाती है। यह बहुत ही सिस्टमेटिक होती है, तारतम्यता इसमें पाई जाती है, और क्रमबद्धता यदि आप कहें तो वो भी पाई जाती है, और साथ साथ में यह योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला कार्य है, क्योंकि हम जैसे जैसे स्टेप्स तय करते हैं उसके अनुसार अपनी अवलोकन की गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत विश्वसनीय है, रिलायबल है, जो कि हर परिस्थितियों में विश्वास के योग्य है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अधिकतर बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही रिलायबल मेथड माना जाता है, विश्वसनीय मेथड माना जाता है। इट इज़ मोर सब्जेक्टिव एंड वैलिड देन द इंट्रोस्पेक्शन। जैसा कि हमने पहले इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पढ़ा, आत्मा अवलोकन के बारे में पढ़ा, तो उसमें जहाँ तक हमने देखा कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है, वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, और वह कहीं न कहीं विषयी जो अपना अध्ययन करने वाला होता है उसकी धारणाओं को ज़्यादा प्रदर्शित करती है, जबकि यह जो विधि है यह ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। और इंट्रोस्पेक्शन के जो ड्रॉबैक्स हैं वे सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। इस विधि का ये मुख्य जो है एक गुण कहा जा सकता है। वी कैन स्टडी द चिल्ड्रन एंड एनिमल्स ईजिली, और हम छोटे बच्चों का और विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनका अध्ययन करने के लिए भी इस विधि का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनके आधार पर हम अवलोकन विधि को उपयुक्त तरीके से यूज़ करते हैं, और हमारा पर्पस जो है वो अवलोकन करने का सॉल्व होता है। तो आज हम अवलोकन के बारे में इतना ही अध्ययन करते हैं। थैंक यू।